मॉर्निंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। अपन ने कहां तक कंप्लीट किया था? अपन ने देखो स्ट्रैटेजी देखी थी, फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी देख लिया था, जिसमें फ्लाईब्रो अपन ने निकाला था, उसका एक्रोनिम मेमोरी टेक्निक बोल सकते हो। फिर अपन ने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, आला कॉस्मो। अच्छा, इसके आगे WB भी लिखा है। सर WB क्या है? वर्कबुक। ये वर्कबुक के सारे क्वेश्चन इसमें डाल चुका हूं, तो वर्कबुक करने की जरूरत नहीं है। सर लैंग्वेज की वर्कबुक क्यों उठा लिया? कोई इश्यू आना ही नहीं चाहिए, 2-3 मटेरियल रेफर करने ही नहीं अपन ने। समझ में आया? चलो आज अपन आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी। पहले तो भाई पूछ क्या रहे हैं ये समझो। क्या पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए उसको क्या बोलते हैं अपन? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो जैसी होगी तो उसके कारण क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो देखो। समझो तुम एक सुंदर सुशील लड़की चाहिए, अगर लड़की सुंदर सुशील रही तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस? हाउसवाइफ ली तुमने तो घर पे बैठेगी, वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर तुम्हें हाईफाई लड़की चाहिए तो क्या होगा? वो बाहर जॉब करेगी। हाईफाई मतलब अगर उसने जो भी कर रखा है, तो तुम्हें जैसे चाहिए स्ट्रेटेजी, अगर वैसी स्ट्रेटेजी मिल गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो देखना है। समझ में आया? चलो क्या बोला है एक बार वापस पढ़ो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी। पहला देखो, स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर लाइकली टू बी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ऑब्वियसली भाई तू स्ट्रेटेजी बनाने जा रहा है, स्ट्रेटेजी मतलब किसी के खिलाफ कोई चाल रचने जा रहा है, अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट, अपने कस्टमर्स के लिए, तो साधी तो हो नहीं सकती स्ट्रेटेजी। अगर मैं तुमको बोलूं, चलो तुमसे एक एग्जांपल लेता हूं, अगर अपने को एक मोबाइल फोन आज लॉन्च करना है, क्या फीचर्स होने चाहिए उसमें? सबसे पहले स्टार्ट कहां से करोगे? सबसे पहले मार्केट में बेस्ट फोन उठाओगे, उसके सारे फीचर कॉपी पेस्ट करने के लिए ट्राई करोगे, बाद में उसमें 1-2 एडिशनल फीचर डालोगे, पता चला प्राइस तुम्हारा उससे डबल हो रहा है, क्या स्ट्रेटेजी बना ली तुमने? फिर ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई। अब तुमने बोला नहीं अपन प्राइस पे खेल नहीं सकते, तो अपन कुछ अलग फीचर देंगे। तो स्ट्रेटेजी इजी नहीं है भाई, कोई भी स्ट्रेटेजी बनाना। चलो ये सारी चीजें छोड़ो, क्लासेस चल रही है तुम्हारी कंटिन्यूअसली, अगर अपने को एक क्लास खोलनी है, यहाँ पे सामने ही क्लास खोलनी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अपनी? तुम बताओ एक एक पॉइंट मुझे, मैं फिर उसको काउंटर करता हूं। सोचो, 1 मिनट देता हूं, सोचो। क्लास खोलनी है अपने को, ये एग्जाम्पल चल रहा है, 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे उसी के थ्रू। एक सेकंड, नहीं स्ट्रेटेजी क्या है तेरी? हमसे बेटर जो दूसरी एग्जिस्टिंग क्लासेस है उनसे बेटर होने की स्ट्रेटेजी पूछ रहा हूं। टीचिंग क्वालिटी कैसे पहुंचाएगा अपनी टीचिंग क्वालिटी? अच्छा, एक बात बता, तू भरोसा करेगा अगर कल करके कोई सोशल मीडिया पे भयंकर एडवर्टीज हो रहा है, तू वैसी क्लास पे भरोसा करेगा या जो इस्टेब्लिश्ड क्लास है उस पे? तू ही जरा सोच, तू ही भरोसा नहीं करेगा। इनफैक्ट तुम खुद की क्लास में खुद ही नहीं जाओ। क्या भाई, क्या लगता है कैसे? तेरा इंटेंशन क्या है? कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ना और कस्टमर को ज्यादा सर्विस देना। अब ये दोनों चीज करने के लिए तू क्लास खोल रहा है। तू बोल रहा है कि टीचिंग में अच्छी प्रोवाइड करूंगा, चल मान लेता हूं, लेकिन कोई तेरे पास क्यों आएगा जब ऑलरेडी दूसरी फैकल्टी पे भरोसा है हमको? फ्री लेक्चर्स दे दिए आज के टाइम पे ना, यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स फ्री है, तो भी नहीं आएगा, क्योंकि इंसान को ना फ्री में नहीं चाहिए चीज, उसको क्या चाहिए? मेरा 6 महीना बर्बाद नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए तो मैंने स्पेसिफिकली बोला क्लासेस के बारे में, क्या प्रोवाइड करेगा तू, ऐसा बोलना। कलरफुल नोट्स, ये लो ऑलरेडी दे चुका हूं तुम्हें कलरफुल नोट्स। और क्या करोगे? इंटरएक्टिव नोट्स, चलो मान लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर भाई देखो, अपन प्रैक्टिकली सोच रहे हैं अपने को क्लास खोलनी है, लेकिन अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर खोल भी लिया, कितने लोग आने की तेरे को उम्मीद है? तू कितना बड़ा खर्चा करेगा? टेस्ट सीरीज, तो चलो पहली एक चीज इसने बोला टेस्ट सीरीज वगैरह ज्यादा रखेंगे। हम क्या नहीं रखते क्या टेस्ट सीरीज? हम भी रखते हैं। इन शॉर्ट एक ही चीज है भाई, ये कॉम्प्लेक्स है, मेरे को यही प्रूव करना था। इतना इजी नहीं है कि सोच लिया हाँ आलू डाला सोना निकल के आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब है।
तो स्ट्रेटेजी बनाना तुम्हारा इंटेंशन क्या है? हर कोई चाहता है सक्सीड हो लाइफ में, हर एक को लगता है अच्छा पढ़ा सकते हैं, हर कोई चाहता है क्लासेस खोले, लेकिन वो स्ट्रेटेजी बना के तुम्हें उतरना पड़ेगा मार्केट में, और कॉम्प्लेक्स है। देखो तुमने ही अभी सोचना कितना मुश्किल हो गया था तुम्हारे लिए कि ऐसा क्या एडिशनल दे कि सामने वाली क्लास से बेटर परफॉर्म करे। समझ में आ रहा है? सो इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अच्छा सर कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि तुम्हें ही ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए थी ना, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे तुमको। अब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली अगर स्ट्रेटेजी है तो कॉम्प्लेक्स तो होगी ही ना। समझ में आया पहला पॉइंट? इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। दूसरा, लाइकली टू बी मेड इन द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। जो तुम सोचोगे क्या 100% वही आउटकम आने वाला है? नहीं। तुम एक्सपेक्ट करके बैठोगे कि 50 स्टूडेंट आ सकते हैं, अपनी इतनी हैवी एडवर्टीजमेंट हो रही है, वी स्मार्ट भी 1 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट करता है, उसके पास 50 स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं भी 1 लाख रुपए की करता हूं, मेरे पास भी 50 स्टूडेंट आ जाएंगे, ये एक्सपेक्टेशन से तुमने क्लास खोल दी तो नहीं चलेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटीज है उसके अंदर बहुत सारे रीजन है। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी होने के कारण ही अनसर्टेनिटी है। अब तुम्हारे पेपर कॉम्प्लेक्स आते हैं, इसलिए रिजल्ट की अनसर्टेनिटी हो जाती है। वही चीज है, कॉम्प्लेक्स नेचर के कारण अनसर्टेनिटी आती है। likely to demand an integrated approach। integrated approach का मतलब क्या होता है? For a success of any organization, all the activities should be integrated and interlinked। ऐसा नहीं होता तुम नीचे वी स्मार्ट के ऑफिस में जाओगे और बोलोगे कि हमको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें कोई एक सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो तुमको बोलेंगे ठीक है विशाल सर आएंगे उन्हीं से डायरेक्ट पूछ लेना। नहीं, प्रॉपरली सब इंटीग्रेटेड है। अगर तुम गलती से फाइनेंस वाले के पास भी चले गए ना, वो तुमको एडवाइस पहुंचा देगा, नहीं तो किसी बंदे को तुम्हारे पास भेज देगा, क्योंकि सारी एक्टिविटी इंटरलिंक्ड है। तो अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है ना, अगर तुम्हें क्लास खोलनी है ना, सामने अच्छी क्लास खोलनी है, तो सारी एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये क्लासेस का अकाउंट्स देखती है, ये मार्केटिंग देखती है, और पीछे के 2 लोग फैकल्टी है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी ना। मैं आया तेरे से पूछने की भाई क्लास कब है, तू बोल रहा हाँ सर परसों ही चालू होने वाली, ठीक है, मैं मेरे बच्चे को लेकर आ गया वहां पे, और ये फैकल्टी वो हनीमून पे गया हुआ है और ये लड़की पटाने में लगा हुआ है। हो सकता है ना, हो सकता है, सबके पर्सनल चीजें हो सकती है। तो मार्केटिंग वाला कुछ और बोल रहा है, बेचारी फाइनेंस वाली अपनी सैलरी का इंतजार कर रही है, और ये दोनों तो पता नहीं कहां याशी कर रहे हैं। तो तुम्हारे बीच में इंटीग्रेशन था क्या? नहीं था। स्ट्रेटेजी फेल होगी क्या? ऑब्वियसली होगी। पहली बार ही स्टूडेंट आया तुम्हारे सामने और तुम कुछ भी कमिट कर रहे हो, तुम बोलोगे अरे ये तो 10th 11th से भी इजी है। ऐसा है क्या? नहीं है। बोलते हैं भाई, कई बार लोग बोलते हैं कि सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएस फाइनल 11 12 से भी ज्यादा इजी है। 10th स्टैंडर्ड में तो हम ज्यादा पढ़ते थे, फाइनल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे मैंने उनको एक ही चीज बोली, मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या तुम लोगों को? हद है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैनेज चेंज रिलेशनशिप एंड नेटवर्क आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर तुम कोई स्ट्रेटजी लेना चाह रहे हो, कोई स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो देन देयर विल बी मेनी चेंजेस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज देयर विल बी द चेंज इन रिलेशनशिप। चल भाई तेरा एग्जांपल लेते हैं। जब तूने कुछ बड़ा करने की सोची होगी, ठीक है, कब सोची होगी बड़ा? 12th के बाद। 12th तक तू इधर एक लड़की के साथ में घूमता था। जैसे ही तूने सोचा कि नहीं अब मेरे को कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, अब मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, तेरे रिलेशनशिप में चेंज आ गया। एग्जिस्टिंग लोगों के साथ तेरा व्यवहार बदल गया। अब तू ज्यादा पढ़ाई करता है और नोट्स पढ़ता है। तू पहले कुछ और पढ़ता था, अब नोट्स पढ़ता है। तो तेरे रिलेशनशिप चेंज हुए, तेरे नेटवर्क चेंज हुए। अब तेरी प्रोक्सिमिटी में मयूरेश जैसा सज्जन लड़का आ चुका है। पहले कौन था? नाम भी नहीं ले सकते, ऐसे लोग थे। याद कर उसको, भूल जा, ज्यादा देर याद रख भी मत। तो मैनेज चेंज रिलेशनशिप एंड नेटवर्क आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज करने पड़ेंगे, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज करेंगे। 4 कॉन्सिक्वेंसेस। पहला, इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। दूसरा, देयर आर अनसर्टेनिटीज अटैच्ड विद द स्ट्रेटजी। तीसरा, इट रिक्वायर इंटीग्रेटेड अप्रोच। एंड फोर्थ वन इज चेंज रिलेशनशिप। तुम्हारा जो रिलेशनशिप है एग्जिस्टिंग लोगों के साथ और बाहर वालों के साथ चेंज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल तू अभी प्रैक्टिस करता है अपनी, तूने सोचा नहीं भाई मेरे को क्लास भी डालनी है, तो तेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ भी रिलेशन चेंज होंगे और तुझे वो चीज मैनेज करके ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी के बारे में एक चीज बोलता हूं, स्ट्रैटेजी के लिए तुम्हें ना स्पेसिफिकली टाइम निकाल के इंप्लीमेंट करना पड़ता है। स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली नहीं आती है। डे टू डे रूटीन एक्टिविटी,
जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ ही रहे हो तुम, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या बताता है, डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसके अलावा है, डे टू डे एक्टिविटी मैनेज कर तभी प्रॉफिट में रहेगा, तभी आगे के बारे में सोच सकता है। स्ट्रेटेजी के लिए तुम्हें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, दैट रिक्वायर्स चेंज इन रिलेशनशिप विथ नेटवर्क आउटसाइड। समझ में आया? लास्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन विल ऑफन इन्वॉल्व चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, चलो अपन इसका एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से वी स्मार्ट के बारे में एग्जांपल लेते हैं। वी स्मार्ट में अगर तुम देखोगे इंटर का क्राउड, सीए इंटर पे बहुत ज्यादा है, 400 500 600 स्टूडेंट एक क्लास में बैठते हैं। कल करके विशाल सर को लगता है कि नहीं यार ये स्टूडेंट कम है, अपने को और स्टूडेंट चाहिए, तो उन्होंने बोला कि फैकल्टीज वर्चुअल भी रिकॉर्ड करेगी, पर वर्चुअल रिकॉर्ड करने के लिए फैकल्टी के पास टाइम नहीं था। अब क्या होगा, अब वो बोलेंगे कि चलो अपन इवैल्यूएट करते हैं, वर्चुअल में ज्यादा स्टूडेंट है, लाइव में वर्चुअल में पता चला 10,000 12,000 स्टूडेंट अपन केटर कर सकते हैं। अब तुम लोग बताओ हमें लाइव लेना चाहिए वर्चुअल लेना चाहिए? वर्चुअल लेना चाहिए। अब वर्चुअल लेने का सोचा तो क्या इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अरे क्लासरूम में 2 स्टूडेंट भी रहे तो भी हो जाएगा। इतने बड़े एडमिशन स्टाफ की जरूरत रहेगी क्या? नहीं। अच्छा बैकएंड में जो अभी वर्चुअल का काम करती है टीम, क्या वो टीम चाहिए रहेगी? चाहिए। अरे वो तो कम पड़ेगी और रखनी पड़ेगी। तो बेसिकली तुम्हारा चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। योर ऑर्गेनाइजेशन विल चेंज बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल कल करके बिस्लरी, डू यू नो बिस्लरी? ठीक है, पता होगा, पता ही होगा, रात को लगती ही होगी बिस्लरी, क्योंकि नल के पानी में स्वाद नहीं आता ना वैसा मिलाने के बाद, डाइल्यूट करने पर, उसको भी मालूम होगा। झूठी। बिस्लरी, बिस्लरी की पेरेंट कंपनी कौन सी है? कौन सी ब्रांड के अंदर बिस्लरी आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्लरी इज अ सरनेम, बिस्लरी एक सरनेम है। ओके, बिस्लरी की पेरेंट कंपनी कौन है? ओनर कौन है बिस्लरी का? पार्ले। डू यू नो दिस थिंग? पार्ले। पार्ले ने जब बिस्लरी को अक्वायर किया तो उसके कुछ विजन अलग होंगे। क्यों पार्ले ने अक्वायर किया होगा बिस्लरी को? एक टाइम था जब बिस्लरी 1 रुपए में बिकता था, तब भी कुछ डिमांड नहीं थी। आज 7,000 करोड़ का एनुअल मार्केट है बॉटल्ड वाटर का। पानी की बोतल होती है ना, उसका 7,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में। उसका 65% बिस्लरी यानी कि पार्ले ओन करता है। कितना होता है? 7,000 का 65% जो भी होता है 42-45,000 करोड़ का उसके पास ये है, क्या बोलते हैं, इतना उसके पास मार्केट शेयर है, 4,500 करोड़ का। जब बिस्लरी उसने लिया तब उसने इतना सोचा भी नहीं था। उसका विजन जरूर था कि हां इतना बॉटल्ड वाटर को सबसे ऊपर लेकर आएंगे, पर जैसे ही बिस्लरी को एक्वायर किया बिजनेस मेनी फोल्ड इंक्रीज हो गया। तो पार्ले ने अपने एग्जिस्टिंग नॉन प्रॉफिट चीजों को हटा दिया। अभी पहले देखो किस्मी चॉकलेट बहुत चलती थी, मालूम क्या? अभी चलती क्या इतनी? इतनी नहीं चलती है, या फिर अपन बड़े हो गए अपने को मालूम नहीं, पर ऑब्वियसली मैं बताता हूं तुमको, इतनी नहीं चलती अभी। तो उसने क्या किया, किस्मी के ऑपरेशन को हटा दिया और उसकी जगह बिस्लरी को ले आया। तो चेंज इन ऑपरेशन करा। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। उसने बहुत लॉन्ग टर्म सोचा था कि इतना बड़ा अगर अपने को मार्केट को टारगेट करना है तो अपने को आज ही ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी के बारे में एक और चीज समझ लो, स्ट्रैटेजी इज नॉट ऑलवेज अ विन विन गेम। तुम्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमेशा। तो ये 5 चीजें समझ में आई क्या? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रैटेजी। मतलब तुम अगर स्ट्रैटेजी से ये आला कॉस्मो जो अपन ने शॉर्ट फॉर्म बनाया था, ये सारी चीजें अगर तुम चाहते हो तो ये भी भुगतना पड़ेगा। इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, उसके अंदर अनसर्टेनिटी भी है, इंटीग्रेटेड अप्रोच भी मांगेगा तुमसे, चेंज इन रिलेशनशिप मांगेगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज कर देगा। तो अगर तुम्हारी उम्मीद है कि तुम्हें ऐसी सुंदर सुशील सज्जन औरत लड़की या लड़का चाहिए, तो ये उसके नुकसान भी है। तुम्हें चाहिए, समझो ये लड़की है, इसको चाहिए लड़का होना चाहिए कि 6 डिजिट की सैलरी होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, तो भाई हो सकता है टकलू भी निकले, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, तुमको लगता है कि हाँ उसने हैंडसम होना चाहिए, चलो हैंडसम निकला भी पर करके खाता है चप चप करके, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ये तुमको चाहिए ना, तो ये चीजें मिलेगी पैकेज में, समझा क्या? उतने में इतना ही मिलेगा, ये सारी चीजें टैग अलॉन्ग मिलेगी मिलेगी। ठीक है? 5 चीजें नोटबुक में फटाफट लिखो, बुलेट्स अपने। कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? अच्छा नहीं, कैरेक्टरिस्टिक देखो, अच्छा कमाने, लड़कियों की फरमाइशें भी होती है ना, अच्छा कमाने वाला चाहिए, 6.5 फीट का होना चाहिए, बॉडी तगड़ी होनी चाहिए, माँ बाप, हाँ
पीने वाला नहीं चाहिए उसको, ठीक है, पीने वाला नहीं चाहिए, ज्यादा दोस्ती यारी वाला नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। तो 7-8 लड़के मिलेंगे तब ये क्वालिटी होगी, ठीक है, एक लड़के में इतनी क्वालिटी मिलना नामुमकिन है। हाँ, फिर जात, फिर कुंडली, फिर मंगल ग्रह को निकालो। तो मंगल ग्रह को निकाले, वो मंगल निकालने के लिए कुत्ते से शादी करवाते हैं, कभी झाड़ से शादी करवाते हैं। कितना टिपिकल है ना इंडिया में। और हम लोग साले सक्सेसफुल नहीं हुए, यूएस वाले आगे चले गए, कुछ नहीं मानते वो लोग। हाँ, तुझे कैसी लड़की चाहिए भाई? बस लड़की मिल जाए। लड़कों का सिंपल है भाई, लड़की मिल जाए, 2 टांग होनी चाहिए उसको, बस, बाकी अपन देख लेंगे ऐसा। क्यों भाई, सही है ना? नहीं, लड़की अच्छी होनी चाहिए। अच्छी एज इन मतलब किस सेंस में अच्छी होनी चाहिए? नेचर में, खूबसूरती में, संस्कार, मतलब नेचर में अच्छी होनी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है ना भाई। हाँ, तो वो ये कॉम्प्रोमाइज वही है। तुझे जो चाहिए ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स में गए, यहां पर बाकी सब है कि संस्कार बहुत अच्छे हैं पर पति को बहुत चिल्लाती है। ठीक है यार, कर लेंगे एडजस्ट, वो देखो वो रेडी है, वो रेडी है। ठीक है, पूरा लेक्चर होने के बाद तेरी शक्ल दिखाएंगे, नाम वगैरह बताएंगे कि इसको एक संस्कारी सुशील लड़की की आवश्यकता है। लड़का कुछ साल में CWA बनने वाला है। लिख लिया? तुम लोग लिखते पता है कैसे हो, मैं बताता हूं। बहुत भारी लिखते हो तुम लोग। कॉम्प्लेक्स इन नेचर है ना, COMPLEX, वाह, 2 वर्ड एक साथ लिख लिए, प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कॉम्प्लेक्स। हाँ, अब आगे इन NAT यू, मतलब इतना स्लो लिखते हो तुम लोग नालायक को। ऐसे लिखने का देखो, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। खैर, मेरी हैंडराइटिंग तो बहुत ज्यादा ही खराब है। मेरे को मेरी हैंडराइटिंग बाद में समझती नहीं वैसे भी, समझाइए? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेटेजी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में क्या रिलेशनशिप है? भाई तूने गलत क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों से। रिलेशनशिप बताने से पहले उनको यह भी नहीं मालूम है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। बराबर है कि नहीं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब एक कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब स्टैब्लिश करती है जब वो कॉम्पिटिटर जैसी सेम क्वालिटी कम रेट में दे दे, या तो सेम रेट के अंदर ज्यादा क्वालिटी दे दे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ प्रोडक्ट एक्स, मार्केट में कॉम्पिटिटर इसको 100 रुपए में बेचता है। इफ यू आर सक्सेसफुली एंड परसिस्टेंटली मतलब सिर्फ आज नहीं, हमेशा के लिए। देखो कई बार मार्केट में होता है ना, टेम्पररी डैमेज करने के लिए कुछ लोग डिस्काउंट वगैरह देके प्राइस लोअर कर देते, वो बात नहीं कर रहा। आई एम अ प्रोड्यूसर, दिस इज मी, दिस इज कॉम्पिटिटर्स इंटू 10, ये कॉम्पिटिटर्स हैं बहुत सारे। दे आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट, 100 रुपीज में बेचने हैं प्रोडक्ट। अगर सेम प्रोडक्ट मैं 100 रुपए से कम में बेचने के लिए सक्सेसफुली एबल रहा, परसिस्टेंटली हमेशा, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज ले लिया ना, इसलिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और 100 रुपए के अंदर ही मैं एक्स से बेटर प्रोडक्ट दे दूं, बोथ केस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। समझ में आया तुम्हें? तो ये बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और स्ट्रेटेजी में क्या रिलेशनशिप है। स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करना, उनसे बेटर परफॉर्म करना। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में भी तो वही हो रहा है। सेम प्रोडक्ट या तो सस्ते में बेच सकते हैं, या तो सेम प्राइस के अंदर बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। सो इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वी आर डूइंग दिस 2 थिंग्स। और स्ट्रेटेजी में भी तो वही करते हैं। वी वांट टू परफॉर्म बेटर देन अवर कॉम्पिटिटर एंड सर्व अवर कस्टमर। समझ में आया? कोई डाउट छे? ठीक, चलो। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ध्यान देना इसमें। अ कंपनी अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज व्हेन इट प्रोवाइड्स बायर with superior value compared to a rival
और ऑफर द सेम वैल्यू एट लोअर प्राइस। सेम चीज या तो सस्ते में दे सके या तो सेम प्राइस के अंदर बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर अपन बोलते हैं कि 10th स्टैंडर्ड की फीस, 10th नहीं 12th स्टैंडर्ड की अगर अपन क्लासेस की फीस, अच्छा किसी ने करी 12th स्टैंडर्ड में क्लासेस कॉमर्स की? हाँ, कितनी फीस थी? 10,000 सारे सब्जेक्ट की। कहां से किया तुमने? हाँ, वहीं पर ये रेट है। पूना में क्या चल रहा मालूम क्या? जितनी प्रोफेशनल कोर्स की नहीं है फीस, उतनी ये छुटकू पुटकू 11th 12th के लिए रहती है। डराते कैसे हैं बच्चों को मालूम है क्या? 10th स्टैंडर्ड में क्लियर हो जाता है, उसको बोलते हैं चलते, उन्होंने साइंस नहीं लिया तो कॉमर्स की क्लासेस के लिए जाता है, उसको बोलते हैं पहली बार तू डेबिट क्रेडिट देखने वाला है, तेरे को कुछ नहीं समझेगा, 3 गोल्डन रूल तेरे को कुछ नहीं समझ में आने वाले। अब अपने को हंसी आती कि नहीं, पढ़ लेते तो हो जाता। 40-40 हजार खींचते हैं जेब से, पेरेंट्स की जेब में, मतलब सिर्फ गर्दन काटनी बाकी रह जाती है, बाकी पूरा छीन लेते हैं के बारे में। तो चलो ये 40,000 की फीस है, इसके अंदर मैं अज्यूम करता हूं कि क्लास अच्छा पढ़ा रही है। अगर कोई एक नई क्लास सेम क्वालिटी टीचिंग 36,000 में परसिस्टेंटली, मतलब हमेशा दे सके, तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। या तो 40,000 में उससे भी ज्यादा कुछ अच्छा दे, तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सर व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज? क्योंकि इसके कारण कॉम्पिटिटर्स पे तुम एडवांटेज गेन कर रहे हो, यू विल बी बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स। समझा क्या? स्ट्रेटेजी में भी तो यही होता है। स्ट्रेटेजी बनाते क्यों है? स्ट्रेटेजी वर्ड मैंने बोला था बैटल से आया है। बैटल में क्या चाहते थे? दुश्मन को हराना, कॉम्पिटिटर को हराना। तो वही तो है स्ट्रेटेजी का काम, वही तो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो ये रिलेशनशिप क्या है, ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। डिड यू गेट दिस पार्ट? A company achieves competitive advantage when it provides buyer with a superior value compared to its rival or offers the same value at a lower price. The advantage is sustainable if it persists despite the best effort of the competitor to match or surpass this advantage. बोले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तू सस्ते में बेच रहा है, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं बोलेंगे। अगर तू कंसिस्टेंटली सस्ते में बेच सका और तेरा कॉम्पिटिटर तेरे को सरपास नहीं कर सका, यानी कि तेरी स्ट्रेटेजी को ओवर रूल नहीं कर सकता, तो ही उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम नोटबुक खरीदने जाते हो, सडनली क्या होता है, साल भर नोटबुक के रेट ज्यादा रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए ना ऑफ सीजन के अंदर नोटबुक के रेट कम कर देते हैं, क्या उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलेंगे? नहीं। ये परसिस्टेंटली कर पा रहे कि तू? नहीं। इनफैक्ट दूसरा सेलर भी रेट कम कर देता है उस टाइम पे। अच्छा, प्रेस्टीज पॉइंट पे कितने टाइम से हो तुम लोग, कितने सालों से हो? अभी आए हो? इससे पहले कोई आया? नहीं। पहले यहाँ पे जो मेस वगैरह रहती थी वो 50-50 रुपीज में सेल करते थे खाना, अभी कितने में? 35 तक आ गए नीचे। तो एक ने कम किया, ही वॉज गेटिंग एडवांटेज, बट दूसरे ने भी कम कर दिया, दैट मीन्स इसमें कुछ अलग नहीं था। इसने रेट कम कर दिया, मतलब कुछ खास एडवांटेजेस नहीं था इसमें। अगर वो परसिस्टेंटली वो कम रेट में प्रोवाइड कर पाता और बाकी के कॉम्पिटिटर्स उसको मैच नहीं कर पाते, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं। जैसे कि चाइना एलईडी बल्ब बेचता है, अब तुम देखो 30 रुपए में 100 बल्ब आ जाते हैं उसके एलईडी बल्ब, इंडिया वाले चाहकर भी नहीं बना सकते, तो इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलेंगे। स्ट्रेटेजी भी सेम होती है। द कंपनी स्ट्रेटेजी इज एक्शन प्लान फॉर आउट परफॉर्मिंग इट्स कॉम्पिटिटर एंड अचीव सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी। यही आउट परफॉर्मेंस यहां पे तो बोला है, कॉम्पिटिटर से बेटर सेल करना। सो रिलेशनशिप क्या है? दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कॉम्पिटिटर पे एडवांटेज गेन करना। डिड यू गेट दिस? चलो लिखो इसको, कैसे लिखोगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डैश सुपीरियर क्वालिटी एट सेम प्राइस। सुपीरियर क्वालिटी या वैल्यू एक ही बात है। सुपीरियर क्वालिटी एट सेम प्राइस और सेम क्वालिटी एट लो प्राइस। एट लो प्राइस। मेरी दुकान से सामान बिक नहीं रहा, इसलिए मैंने 50% ऑफ की सेल लगा दी और बोला लिमिटेड पीरियड। क्या ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? नहीं। पहली बात तो परसिस्टेंटली दे ही नहीं पाया मैं हमेशा के लिए, तो लिमिटेड पीरियड बोल दिया। प्लस मेरी दुकान से गुड सेल नहीं हो रही थी, इसलिए आउटडेटेड स्टॉक निकाला। कौन सा वैल्यू एडिशन दिया? दूसरे दिन कॉम्पिटिटर भी वही कर देगा। ठीक है, उसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के नीचे डैश लिखना, परसिस्टेंस। तुम स्पेलिंग बताओगे मुझे, PER। किसी की है स्पेलिंग अच्छी?
हाँ, SISTENC, हाँ देख लेना, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, अब हंसना नहीं, तुम्हें भी नहीं आती। परसिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। परसिस्टेंस समझता है ना? परसिस्टेंस मतलब क्या रहता है? डेडिकेशन और कंटिन्यूटी। डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूटी करना, कंटिन्यू करना। जैसे अपन बोलते हैं ना कंटिन्यूअसली, वैसा परसिस्टेंट वर्ड यूज करते हैं, एक एडजेक्टिव है ये। जब कंटिन्यूअसली तुम फुल एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ते हो उसको बोलते हैं परसिस्टेंस, फुल डेडिकेशन के साथ। ठीक है, परसिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। नीचे डैश मार के लिखना स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इज एक्शन प्लान, एक्शन प्लान टू आउट परफॉर्म, टू आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर। आउट परफॉर्म मतलब बेटर, उनसे बेटर करना। आज नोट्स मिल जाएंगे तुमको, क्लास जीएसटी होने के बाद लेकर चले जाना, प्रिंट करके तुम्हारे लिए पड़े रहेंगे नीचे। हो गए? बढ़े आगे। आउट परफॉर्म, आउट परफॉर्म इट्स कॉम्पिटिटर। आउट परफॉर्म मतलब उनसे बेटर करना, आउट परफॉर्म इट्स कॉम्पिटिटर। ठीक है, देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ना कुछ डेफिनेशंस दे रखी है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एमसीक्यू आ सकता है, याद करना क्या? नहीं नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। याद करने के लिए मैंने तुमको बताया था, इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज फॉर यूटिलाइजिंग एंड अलोकेटिंग। वो जो डेफिनेशन बताई थी ना, वो लिखना है तुमको। ये क्या है? ये बहुत सारे लोगों ने, अपनी अपनी मैनेजमेंट के लोगों ने अपनी डेफिनेशन दी है, तो इसको पढ़ने का इंटेंशन ही एक है। क्या एमसीक्यू में आ गया तो देख लेंगे, कैसे एक डेफिनेशन डाल देंगे, बोलेंगे किसने पूछा था, किसने बोली थी, किसने दी थी डेफिनेशन। तो ये तीन लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, सिर्फ इसको रीड करना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड बाय विलियम एफ ग्लुएक। ऐसे ही नाम होते थे इनके, होते हैं आज भी। बहुत अजीब नाम लगता है मेरे को तो, विलियम सुन के ठीक लगता है, एफ ग्लुएक मालूम, शक्ल से अजीब आदमी। मतलब मैं इमेजिन करता हूँ, मेरी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, तुम कुछ भी बोलो मैं इमेजिन करता हूँ। तुम कितना अच्छा है कितना खराब बोला, मैं तुरंत इमेजिन करने लगता हूँ। तो मैं से नाम, अच्छा मेरे अंदर ये भी है, मैं नंबर्स को भी इमेजिन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे दिमाग में ना हर नंबर की एक अलग इमेज है। ये 9 मुझको एक लेडी लगती है, लेडी। ये 8 मेरे को दादाजी लगते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। 7 मेरे को बुली लगता है, बुली मतलब लोगों को तंग करने वाला। 2 बहुत छोटा बच्चा लगता है। अब है भाई अपने मन में, तो मैं विलियम एफ ग्लुएक को भी इमेजिन कर सकता हूं। कैसा अजीब सा चेहरा मेरे दिमाग में आ रहा, तुम्हारे माइंड में भी आता होगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड बाय विलियम एफ ग्लुएक एज a stream of decision and action which lead to development of effective strategy or strategy to help to achieve objective। उसने एक ही इंपॉर्टेंट चीज बोली, क्या? स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन। स्ट्रीम मतलब क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ डिसीजन, सोचो सोचो, बोलो, गलत होगा ज्यादा से ज्यादा और क्या? स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन। एक्सप्रेस करना नहीं, पाथ नहीं, बेस भी नहीं, फ्लो काफी हद तक सही है। स्ट्रीम मतलब सीरीज, बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे एक्शंस रहेंगे टू अचीव ऑब्जेक्टिव। स्ट्रीम, स्ट्रीम ऑफ पानी का स्ट्रीम रहता है तो कंटिन्यूअसली पानी आता रहता है, तो कंटिन्यूअस अ सीरीज ऑफ डिसीजन, मेनी डिसीजंस, मेनी डिसीजंस, मेनी एक्शंस। तुमने सोचा हमें सक्सेसफुल क्लास बनना है, इसके अंदर स्ट्रीम ऑफ बहुत सारे डिसीजन और बहुत सारे एक्शंस लगेंगे, किस लिए? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। समझ में? अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। सिर्फ इतना याद रखना है। किसने दी है डेफिनेशन स्ट्रीम वाली? विलियम एफ ग्लुएक ने दी। ठीक है, strategic management is defined as, by William Glueck, strategic management is defined as series या stream of decisions and actions
टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितने तुम्हें सीरीज मेनी एक्शंस एंड मेनी डिसीजंस लेने पड़ेंगे उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो नोट्स में जाओ और लिखो विलियम एफ ग्लुएक डैश स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या करवा रहे हो सर? ये क्विक नोट्स बन रहा है तुम्हारे लिए। William F. Glueck dash stream of decision and action to achieve objectives. समझा? Now, next definition given by Alfred D. Chandler is determination of basing long-term goal and objective. तो इसकी डेफिनेशन से एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. Strategic management is not concerned with short term, like your operation management. Operation management is concerned with short term and routine operation. डेली बिजनेस कैसा चलना चाहिए, ये ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, कितना इनपुट डालने पर कितना आउटपुट आएगा. तो ये सारे कंसर्न्स हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के, शॉर्ट टर्म. पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म है. इनफैक्ट तुम्हें एक बात बताऊं, स्ट्रेटेजी जैसी कोई चीज ही नहीं होती, मतलब कोई डिफाइंड स्ट्रेटेजी जैसी कोई चीज नहीं होती. स्ट्रेटेजी कैन चेंज एवरी नाउ एंड देन. हाउ? लेट्स से मैंने सोचा, एकेडमी ने सोचा कि 20,000 में सारा का सारा अपन ने तुम्हारा सीएमए के पूरा का पूरा ग्रुप करवा देने चाहिए 20,000 में. अट्रैक्टिव है कस्टमर के लिए, स्टूडेंट के लिए अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है. पर सडनली दूसरा बंदा आता है, वो बोलता है यार 20,000 में अगर मैं सेल कर 20,000 में वी स्मार्ट अगर सेल करेगा तो मेरे पास तो कोई आएगा नहीं, और कोई नहीं आए, इससे बेटर है कि मैं और सस्ते में दे दूं. तो उसने 19,000 में दे दिया. अब काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होगी वी स्मार्ट की? 18,000 करना तो पॉसिबल नहीं है. ये तो प्राइस वॉर होते होते सिर्फ कस्टमर का ही फायदा, स्टूडेंट का ही फायदा है. ऐसे समय क्या करेंगे? तो ये सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन. इनफैक्ट जब वो 20,000 की फीस रखेंगे ना, तभी उस टाइम पे सोच लेंगे कि काउंटर एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं काउंटर एक्शंस? 19,000 में तुम्हें अभी मार्केट में कोई दे ही नहीं रहा. समझो 40,000 रुपए. कितनी जाती है तुम्हारी पूरे ग्रुप की फीस? 30,000 जा रही है. हमने 20,000 में देने का डिसाइड किया, ये हमारी स्ट्रेटेजी है. पर हमें मालूम है सारे स्टूडेंट हमारे पास माइग्रेट हो गए, तो दूसरी क्लास वाले के पास कोई नहीं जाएगा. तो वो काउंटर स्ट्रेटेजी क्या बनाएगा? चल 19,000 में बेच देते हैं. तो उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी हो गई. तो हमने जब हमारी स्ट्रेटेजी बनानी है 20,000 की, तब ये रिटेलिएटरी मतलब ये पलटवार के लिए पहले ही रेडी रहना चाहिए. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इतना सिंपल नहीं है. इसलिए तुम देखना, जो लोग ना इंपल्सिव मतलब रिफ्लेक्स डिसीजन लेते हैं ना, कि किसी ने 19 कर दिया तो मैं सीधा 15 कर देता हूं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते. क्योंकि जिसने 20 किया है ना, उसने लॉन्ग टर्म सोचा होगा. उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग डैमेज करने आएंगे उसको, पर मैं लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्या कर सकता हूं. समझ में आया? सो इसकी हमें एल्फ्रेड डी चैंडलर की डेफिनेशन से क्या मिलता है? इट इज लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अंडरलाइन लिख लेना, एल्फ्रेड डी चैंडलर, long term goals and objectives. कितने लोग यहां पे लंच करते प्रेस्टीज प्रेमाइस में, या नहीं करते? कहां करते हो तुम लोग जनरली? प्रेस्टीज पे चक्कर मारा है कभी? देखा है? एक चक्कर मारना ऐसे ही चाय पीने जाते हो तो. कल अपन एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे. उस केस स्टडी के अंदर इनफैक्ट मैं तुम्हें केस स्टडी दे रहा हूं कि अपने को यहां पर एक रेस्टोरेंट ओपन करने का है. क्राउड का एनालिसिस और क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, तुम लोग पॉइंट्स मुझे बताओगे और मैं उसको काउंटर करूंगा. मैं सारी नेगेटिव चीजें बोलूंगा. अगर तुम बोलोगे सर इतना क्राउड आएगा, तो फिर मैं उस पर काउंटर अटैक मारूंगा, हाँ दूसरी मैच भी तो है फिर. तो तुम जितने पॉइंट लिख कर आ सकते हो लिखो. अपन कल उसको डिस्कस करते हैं कि क्या सच में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इतना कॉम्प्लेक्स इशू है. मतलब थियोरेटिकली तो बहुत सिंपल है, लिखना पेपर पे बहुत आसान है एसएम, पर एक्चुअली कितना डिफिकल्ट है ये. और ये भी इमेजिन करना कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम कहीं से पैसा बोरो करके लाने वाले, तो उसमें कितनी तकलीफ होने वाली है. ठीक है, समझा? ये लास्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं. हैरिसन एंड सेंट जोन्स
St. John define strategic management as the process through which organization analyzes and learn from their internal and external environment, establish strategic decision, create strategy that are intended to help and achieve the established goal, and execute this strategy all in an effort to satisfy the key organizational stakeholder. इसकी डेफिनेशन से एक वर्ड हमें इंपॉर्टेंट मिलता है कि भाई ये सब किया किसके लिए जा रहा है. ये तेरी बात तो सही है कि इट इज अ सीरीज ऑफ डिसीजन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. लॉन्ग टर्म है, वो भी बात सही है, पर ये पूरे कर्म कांड जो तू कर रहा है ये किसके लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है पूछा गया तो ये डेफिनेशन में पता चल गया है कि की स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स के लिए किया जा रहा है. नाउ क्वेश्चन इज स्टेक होल्डर्स हैं कौन? क्या स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स एक ही होता है? हाँ जी, नहीं, अपन ने लिखवाया भी था शायद एसएम डिक्शनरी के अंदर. स्टेक होल्डर मतलब वो सारे लोग जो कंपनी पे डिपेंडेंट है. शेयर होल्डर्स मतलब ओनर. शेयर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर के अंदर कौन कौन आएगा? देखो, कॉम्पिटिटर्स आएंगे, कस्टमर आएगा, गवर्नमेंट आएगा, इंप्लॉई आएगा, शेयर होल्डर आएगा, सप्लायर आएगा. तो स्टेक होल्डर्स में तो ये सारे आ रहे हैं. ये वो सारे लोग हैं जो तुम एक्शन लोगे इन सब पे अफेक्ट होने वाला है. और शेयर होल्डर तो सिर्फ उसका एक पार्ट है. तो भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या बता रहा है? वो बता रहा है इट इज अ सीरीज ऑफ डिसीजन. बहुत सारे डिसीजन लेने को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं. भाई उससे पूछा तू क्यों ले रहा है डिसीजन, तो बोला टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. मैंने बोला अच्छा ठीक है. वो बोलता है लॉन्ग टर्म पे. मैंने बोला ठीक है, लेकिन कर किसके लिए रहा है? तो बोलता है वी आर डूइंग दिस फॉर की स्टेक होल्डर्स, जो हमारे पे डिपेंडेंट है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं. डिड यू गेट दिस? ये तीन डेफिनेशन थी. इन तीन डेफिनेशन में ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखना. याद रहेगा. नेक्स्ट लिख दो तुम, हैरिसन एंड सेंट जॉन. जॉन डैश मार के लिखना, मैं बोलता हूं वो लिखो. लर्निंग फ्रॉम internal and external environment dash to satisfy key stakeholders. Did you get this part? समझाइए. तीन डेफिनेशन सर हमको लिखने के एग्जाम में ऐसे. अरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बहुत डेफिनेशन दे रखी है, स्ट्रेटजीज की इतनी डेफिनेशन दे रखी है, मैनेजमेंट की इतनी डेफिनेशन दे रखी है, पर पास्ट एनालिसिस के हिसाब से पता चलता है, पेपर पैटर्न वर्कबुक देखने के बाद पता चलता है कि ये डेफिनेशन पूछते नहीं है तुमसे कि डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू विलियम एफ क्लूएक. नहीं, ऐसे नहीं पूछते हैं तुमसे. एमसीक्यूज में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ भी पूछ सकते हैं. मैच द पेयर भी आते हैं. डू यू नो दिस? तुम्हें मैच द पेयर भी आते हैं. मैच द पेयर में डाल देंगे दो कि किसने दिया ये. ठीक है. तो विलियम एफ ग्लूएक की डेफिनेशन से हमको क्या मिल रहा था? इट इज अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. दूसरी डेफिनेशन किसने दी थी? एल्फ्रेड डी चैंडलर ने. उसने क्या बोला था? इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है. और तीसरा हैरिसन एंड सेंट जॉन ने क्या कौन सा दिया डेफिनेशन अपने को? इसके अंदर बोला इट इज लर्निंग फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड सेटिस्फाइंग द मेजर और की स्टेक होल्डर्स. समझा? A short question can be asked on this. पूछ सकते हैं what is the difference between strategic management and operation management? Your operation management is routinized. Routinized means it is related to day-to-day operation और एकदम structure है. वहां तुमको मालूम है कि क्या करना है. For example, सुबह 10 बजे ऑफिस में स्टाफ ने पहुंचना है, मतलब पहुंचना है. 9 बजे से एडिटिंग टीम ने रात के 9 बजे तक 12 घंटे एडिटिंग करना है, मतलब करना है. ये रूटीन ऑपरेशन है. और ये 12 हफ्ते के 6 दिन या महीने के 30 दिन अपन पकड़ लेते. महीने के 30 दिन आ रहे, कोई छुट्टी की नहीं, एज इट इज चलेगा. इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि ये स्टाफ लेट आएगा या हमारा वर्चुअल वाला स्टाफ लेट आएगा. तो ये रूटीनाइज है, एकदम रूटीन में चलता है. पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा नहीं चलता. कल करके तुमने कोई बिजनेस खोलने का सोचा, कितनी अनसर्टेनिटीज आएगी. तुमने रोड पे ही कोई एक रेड़ा खोल दी,
समझो एक रेड़ा खोल दिया तो क्या बोलते हैं? रेडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठेला, ठेले को क्या बोलते हैं? हाथ गाड़ी बोलते हो। हाथ गाड़ी खोल दी, कितनी अनसर्टेनिटीज है। कोई पीकर आ गया, तुमसे फोकट में खाना लेगा, हाँ, और तुमने उसके साथ बाचाबाची करी थोड़ी, तो उस दिन तुम उसको मार दोगे क्योंकि बेवड़ा है, अगले दिन वो तुमको आके मारेगा। अनसर्टेनिटीज। हफ्ता वसूली वाले आएंगे, नगर निगम वाले आएंगे, म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे। ये रूटीनाइज नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी गलत है। अच्छा, तुमको मालूम है जेड ब्रिज मालूम है क्या? हाँ, तुम लोगों को तो मालूम ही होगा सबको। जेड ब्रिज गिरा दिया तुम लोगों ने। जेड ब्रिज गिर गया, मालूम क्या तुम लोगों को? जेड ब्रिज क्या है मालूम क्या? इतने शरीफ मत बनो मेरे सामने। जेड ब्रिज मालूम? वसुंधरा मालूम? उसने कबूल कर दिया बाजू वाली ने, उसको मालूम है। हाँ, जेड ब्रिज गिर गया, ये मालूम क्या तुमको? अरे जेड ब्रिज गिर गया, हाँ, एक कोने में थोड़ा सा गिरा है, उसको बहुत डिटेल है नॉलेज, पता है, कोने का थोड़ा सा ही गिरा हुआ है। जेड ब्रिज के नीचे होटल्स है, मालूम तुमको? रात को चलते हैं वहां, डेली एक कांड होता है। कौन सा कांड होता है? 12 बजे पुलिस आती है, 12 से 12:30 बजे तक पूरा होटल का स्टाफ पैकिंग करता है। एक मोटा सा आदमी जाएगा देखना, वो जाके हफ्ता देकर आएगा, और 12:30 बजे फिर से चेयर लगाना चालू होगा। नाटक देखो, ड्रामा रोज चल रहा है, सालों से सदियों से सेम चीज चल रही है। अरे भाई, तू उसको दे ना पैसे, डायरेक्टली दे देना हफ्ता, और चले अपना काम करते रहे। नहीं, दिखाने के लिए पहले पैकिंग होगी, फिर पैसा जाएगा, फिर अनपैकिंग होगी। कितना रूटीनाइज है, कितना सिस्टमैटिक है। तो ये ऑपरेशन मैनेजमेंट है तुम्हारा, एकदम सिस्टमैटिक, एकदम रूटीनाइज। और तुमने ही समझो बाजू में एक होटल खोलने की सोची, तुमने भी सोचा सेम नाटक करूं, पुलिस वाला मार के जाएगा, पहले दिन तुमको मारेगा, झापड़ मार के जाएगा, काय को खोल के, तू बोलेगा बाजू वाले ने खोला है, और 2 झापड़ मारेगा, तुम समझ जाओगे हाँ कुछ तो पीछे सपोर्ट है उसके। तो तुम क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे? तुम भी जैक लगा के आओगे। तो स्ट्रेटेजिक में अनसर्टेनिटीज है, एम्बिगस एंड अनसर्टन। एम्बिगस का मतलब ही अनसर्टन होता है। ये ऑपरेशन मैनेज तो एकदम रूटीनाइज है, तुमको मालूम है क्या करना है। स्ट्रेटेजी में तुमको जैसे ही सामने कुछ आएगा उसको काउंटर करना पड़ेगा। डिड यू गेट दिस? ये डिफरेंस आ सकता है, पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? योर ऑपरेशन मैनेजमेंट इज रूटीनाइज्ड व्हाइल योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अनसर्टन। समझ लगा वसुंधरा? हो सर, समझ ला। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स। सर आप तो बोले थे इजी सब्जेक्ट है। अरे सब्जेक्ट इजी है, लेकिन एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हाथी के दांत भी दिखाने के अलग है, खाने के अलग है। तो हम बोलते तो जरूर है एसएम इजी है, एसएम इजी है, एसएम में बहुत मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। अबे स्कोर हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन तू ये बुक खोल के नई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेगा, फेल होगा। ये तो सिर्फ तेको बता रहे कि स्ट्रेटेजी होता क्या है। ये 3 चैप्टर्स तो एक तरह से सिर्फ डेफिनेशन है बे स्ट्रेटेजी की होती क्या है। एक्चुअली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टू कॉम्प्लेक्स, बट कंपैरेटिवली ऑपरेशन मैनेजमेंट एक बार अगर सेट हो गया, इट इज इजियर। समझा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट वाइज तुम एकेडमिक वाइज बात करोगे तो एसएम बहुत इजी सब्जेक्ट है। क्यों? लिमिटेड चीजें लिखी हुई है, वही पेपर में उतारना है। पर एक्चुअली जब तुम करने जाओगे, किसी का है बिजनेस यहाँ पे, किसी ने खुद ने करके देखा है क्या? कोई बिजनेस ट्राई किया है क्या? दोस्तों के साथ प्लान तो बहुत बने होंगे, अपन ये बन जाने के बाद ये करेंगे, वो बन जाने के बाद वो करेंगे, एक एक जन डिच मारता है उसके अंदर से। तेरे भी दोस्तों ने बनाया होगा, है ना? ऐसे भयंकर प्लान अपने को तुरंत नींद में भी पैसा ही दिखने लगता है। हाँ, क्या प्लान बनाया। देखो अपन कैसे प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करते हैं। दोस्त बोलता है अपन यहाँ पे होटल खोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, 100 कस्टमर भी आ गए, एवरेज 100 रुपए के हिसाब से भी खा लिया, 10,000 रुपए प्रॉफिट इंटू 30, 3 लाख। इस हिसाब से मेरी जो ड्रीम कार है मैं 3 महीने में ले लूंगा, और घर है 60 लाख का, वो 20 महीने में आ जाएगा। सेट है अपना बिजनेस। हाँ, अरे भूल गए, डिवाइडेड बाय 2, 2 पार्टनर है। हाँ, अपन बोलेगा हाँ चलो अच्छा है यार, 10-10 लाख, सॉरी 1.5 लाख तेरे पार्टनर के, 1.5 लाख तेरे हो गए। ये होती है अपनी स्ट्रेटेजी। पेपर पे कितना सिंपल ना, है ना? सिर्फ रेवेन्यू रेवेन्यू पकड़ते कई बार मैंने ऐसे बावले देखे। और ये सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजीज कब बनती है? जब ये इसके अंदर डलता है पानी। मैं नहीं बोल रहा क्या है ये, तुम समझ जाओ। पानी मिक्स होता है, डाइल्यूशन होता है, उसके बाद बर्फ गिरती है। हाँ, फिर भाई जो इंग्लिश की क्लासेस चलती है यहाँ पे और जो स्ट्रेटेजी बनती है ना, वाह 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 वाह। तुम सुनो, मतलब मोदी की स्ट्रेटेजी फेल है उसके सामने।
ये भाई ऐसी स्ट्रॅटेजी बनाता है ना, मला सोडून द्या बॉर्डरवर, मी आणतो कसाबला. अरे मर गया कसाब भाई, शांत शांत शांत, उछल मत. दूसरा भी बोलता है हो भाऊ तुम्हीच आहे. देखा है भाई ये सारी स्ट्रैटेजी हमने बनते हुए, क्यों सही बोल रहा हूं कि नहीं? उसने रिलेट किया बहुत. तो ये स्ट्रैटेजी भाई पेपर पे बहुत इजी है, एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट है. अगले दिन क्या बीवी की मार खाता है सुबह जाके घर पे, कुठे होता है रात्रभर. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्ट्रैटेजी जब बनती है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ इंप्लीमेंट करना पड़ता है. ऑपरेशन जो बनता है वो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए बनता है. फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट में तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, तो वो जो चेंजेस है इट इज रिलेटेड ओनली टू प्रोडक्शन. बट स्ट्रेटेजी जो बनती है वो ओवरऑल चेंज आता है. चेंज तो इतना भयंकर आता है ना कि लोगों की पर्सनल लाइफ में भी चेंज आता है. आई एम नॉट जोकिंग. स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रांग रहती है ना कि लोगों के पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस आ जाते हैं. उनका रहन सहन, खाने पीने का तरीका बदल जाता है, उनका उठने का सोने का टाइम भी बदल जाता है. ऑपरेशन मैनेजमेंट सिर्फ एक एक्टिविटी से रिलेटेड है. ऑपरेशनली स्पेसिफिक मतलब रिलेटेड टू ओनली वन एक्टिविटी. यहां लिख दो साइड में. अच्छा कहां लिखोगे, बुक तो है नहीं. एंड इट इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड. ऑर्गेनाइजेशन वाइड पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ इंपैक्ट होने वाला है. डिड यू गेट दिस डिफरेंस? समझ में आ रहा है? ये रूटीन काम के लिए ये बहुत अनसर्टन है, ये कॉम्प्लेक्स है, कंपेरेटिवली इजी है. इट इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड, ये एक ऑपरेशनल स्पेसिफिक ही है. नेक्स्ट है फंडामेंटल. फंडामेंटल वो अपने रजनीकांत का डायलॉग ना, हिला डाला ना, याद है क्या? कौन सी मूवी थी? शिवाजी द बॉस में वो बोलता है हिला डाला ना. ये वही है स्ट्रेटेजी, हर एक को हिला के रख देती है. तुम्हारा कस्टमर हो, कस्टमर. अभी तुम्हें अच्छा एक बात बताता हूं, बूस्टर करके एक कॉन्सेप्ट होता है, शायद तुम्हें विशाल सर से रिलेटेड हो तो सुना होगा कभी. बूस्टर वर्ड उनके मुंह से पढ़ाते थे. बूस्टर बेसिकली क्या होता है? रेगुलर कोर्स का कॉम्प्रेस्ड वर्जन होता है, जिसने एक बार क्लास कर ली रहती है उसके लिए रहता है. वी स्मार्ट की स्ट्रेटेजी क्या है? वी स्मार्ट का स्टूडेंट अगर है तो उसको बूस्टर फ्री में दे दो. लग गया ना बेचारे को अटेम्प्ट, बूस्टर फ्री में दे दो. बाकी फैकल्टीज, बाकी एकेडमीज को हिला डालती है ये स्ट्रेटेजी. हमारी स्ट्रेटेजी हमारा कोर कंपिटेंस है. कोर कंपिटेंस मतलब ये सिर्फ हम ही प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले तो हमें चूज करता है, और दूसरी बात हम फ्री में दे रहे हैं, सामने वाला भी फ्री में दे रहा है, वो हमको ही चूज करता है क्योंकि उसको हमारे पे ट्रस्ट है. इसलिए इसके कारण सारे कॉम्पिटिटर हिल जाते हैं. कई लोग सोचते हैं फास्ट ट्रैक बैच लेंगे. अभी देखो रेशो कैसा रहता है, कितने % रिजल्ट आता है इंटर में, तुम बताओ. फाइनल में 14-15 अप्रॉक्स 20 पकड़ लो. 100 बच्चे बैठते हैं, 20 पास होते हैं, 80 फेल हुए, ये वापस बूस्टर के लिए आते हैं. इसका मतलब ये है कि ये मार्केट भी बहुत बड़ा है. अरे मैं अगर 100 बच्चों को एक बार नहीं पढ़ा पाया तो ये 80 बच्चों को पढ़ा लू तो भी ठीक है मेरे जैसे नए टीचर के लिए. पर हम लोग बूस्टर दे देते, उसके कारण क्या गया, बेचारे का पत्ता कट जाता है. कैसी स्टडी, कैसा लगा? हिला डाला ना. इसलिए फंडामेंटल बोलते हैं उसको. स्ट्रेटेजी फंडामेंटली सारे चेंज लाती है, ऑपरेशन मैनेजमेंट सिर्फ ऑपरेशन से रिलेटेड है. कर लो. लास्ट पॉइंट सिंपल, इट इज लॉन्ग टर्म, इट इज शॉर्ट टर्म. एक बार पॉइंट देख ले वापस से, समझ में आते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगियस. एम्बिगियस मतलब ही कॉम्प्लेक्स होता है, सॉरी अनसर्टन. एम्बिगिटी मतलब क्या होता है? सर्टेनिटी नहीं है. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एम्बिगियस एंड अनसर्टन. दूसरा इट इज कॉम्प्लेक्स. इट्स इफेक्ट इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इफेक्ट जाता है. इट इज फंडामेंटल एंड लॉन्ग टर्म. while your operation management is routinized, organized, operationally specific and short term. ठीक है, पॉइंट लिख लो फटाफट. काम करो मत लिखो, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट फॉर्म में दिया है, तो तुम यहां से पढ़ लेना बुक के अंदर. हमने ऊपर क्या किया, ऊपर पूरे लिटरेचर को ना शॉर्ट पॉइंट में कन्वर्ट किया, यहां पे करने की जरूरत नहीं है. ओके, क्वेश्चन फॉर यू. विच वन इज रूटिनाइज्ड, एसएम या ओएम? विच वन इज रूटिनाइज्ड? ओएम. विच वन इज कॉम्प्लेक्स? कौन सा है जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड रहता है? एसएम. कौन सा है जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हिट करता है? ओएम. कौन लॉन्ग टर्म है? एसएम. शॉर्ट टर्म? ओएम. फंडामेंटल हिला कौन देता है? एसएम. क्या सर 30 मार्क्स का सब्जेक्ट क्या हिलाएगा? अरे तुम देखो तो सही, तुम अल्टीमेटली क्या करने वाले, अपने क्लाइंट को ही एडवाइस दोगे.
तो तुम्हारा क्लाइंट के भी कॉम्पिटिटर होंगे। अगर उसका क्लाइंट, तुम्हारे क्लाइंट का कॉम्पिटिटर उसको हिला रहा है तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे सामने आएगा ना वो, तो फिर तुम याद करना, हाँ सर ये रूटीनाइज होता है, ये होता है, पर इससे कुछ भी नहीं होने वाला, इससे सिर्फ पास हो जाओगे और क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा। एक्चुअली वो तुम्हारा ब्रेन वर्क करना चाहिए। देखो कई लोग बहुत जुगाड़ू रहते हैं, उनको हर चीज में बिजनेस दिखता है, मैंने बताया था। वो लोगों की स्ट्रेटेजी बहुत सारी बनती भी और फेल भी होती है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं। स्ट्रेटेजी इज नॉट इजी। एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन आया है तुम्हें जून 2017 में, और ये वर्कबुक में भी है। इसके एडवांटेजेस क्या है, फटाफट इसके एडवांटेज देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है डिस्चार्ज बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रेटेजी आने से सर क्या बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है? ना। फिर सर ये पॉइंट ये बोल रहा है कि एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के स्ट्रेटेजी बना देंगे, उसके बाद सबको अपना अपना रोल दे देंगे और सारा काम उसे खुद को करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल विशाल सर बोल रहे हैं 15 अगस्त है क्लासरूम सजानी चाहिए, हर फैकल्टी को बोल दिया, क्लासरूम सज भी जाएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। उन्होंने क्या किया? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज कर दी। तो लेकिन स्ट्रेटेजी तो उन्होंने बनाई ना। इसका मतलब है एडवांटेज क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो टॉप मैनेजमेंट है ना, वो डिसीजन लेने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों पे डाल सकते हैं और नए डिसीजन पे लग सकते हैं। सो इट डिस्चार्जेस बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी चली नहीं जाती स्ट्रेटेजी बना के, ये सिर्फ डेलीगेशन है, ये काम तू करेगा भाई। येलो कलर के तू नहीं, येलो नहीं होता, येलो कहां होता है, ब्लू ग्रीन कलर के तू फुलाएगा, व्हाइट कलर के तुम, ऑरेंज कलर के तुम, मतलब सैफरॉन कलर के तुम, चक्र बन के कोई आ जाना खुद, या कुछ लेकर आ जाना। तो ये सारी चीजें मैंने डेलीगेट कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं फ्री हुआ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑपरेशनली हाँ मेरे को करने की जरूरत नहीं है, पर हु इज रिस्पॉन्सिबल? बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल। पर फिर भी काम करने की जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे मैं डिस्चार्ज हो गया। समझ में? एडवांटेज क्या रहता है, एक बार स्ट्रेटेजी बन गई उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्री हो जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटेजी फेल होगी तो बोर्ड का मुंह नहीं देखना जाके, रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली वही है, तुम सिर्फ काम करके दे रहे हो उसका। जिसका घर पे बिजनेस होगा उन्होंने देखा होगा, या किराने की स्टोर पे भी देखा होगा कि एक आदमी काउंटर पे बैठा रहता है, सिर्फ कुछ कागज पे लिखता रहता है जो हैंडराइटिंग अपने को समझ में आती है। देखा है कि उनका लंबा सा एक कागज रहता है, उसके ऊपर पता नहीं क्या लिखते, सब कुछ सांप जैसा दिखता है मेरे को तो, और बराबर रेट वगैरह भी लगाते हैं, और अंदर बाकी लोग काम कर रहे थे। अगर उस दुकान पे नुकसान हो जाए तो नुकसान है किसका? मालिक का। अगर उन्होंने डिस्काउंट देने की स्कीम लगा दी, हमेशा जिंदगी भर अपन डिस्काउंट देंगे 5% फ्लैट डिस्काउंट, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इसके कारण क्या होगा, सारा काम तो नौकर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी डिस्चार्ज हो गई, पर सोलली रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही हूं। अगर चली दुकान तो भी मेरा प्रॉफिट, नहीं चली तो भी मेरा नुकसान। तो डिस्चार्ज बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैंने सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करी है, अल्टीमेटली मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। समझ में आया? The first reason the most organizations state for having strategic management process is that it discharge the responsibility of board of director। बिल्कुल बीकॉम का स्टेटमेंट है ये, देखो तुम, इसमें एक भी टेक्निकल वर्ड नहीं है। The first reason that most organizations state of having strategic management process is that it discharge। सिर्फ ये जो पॉइंट था इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखा। बीकॉम वाला काम ये करते ना बीकॉम में, तुम्हें बस एक वर्ड चाहिए रहता है, और क्या कहानियां बनाते हो तुम लोग। मैंने भी किया है। जितना डिफिकल्ट अपने प्रोफेशनल एग्जाम में पास होना है ना, उतना डिफिकल्ट वहां पे फेल होना रहता है बीकॉम में। बीकॉम में कोई फेल हुआ है? हुआ है कोई? नहीं ना। गर्व की बात है बीकॉम में फेल होना, तुम चाहकर भी फेल नहीं हो सकते, तुम पेपर लिखो बस, कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें फेल कर सकती है। और अगर तुम्हारे को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं तो हैंडराइटिंग गंदी लिखो, सामने वाले को और नहीं समझ में आएगा, वो बोले कुछ तो भारी लिखा होगा इसने, तो दे देता है। देखना, मैं साइंस स्टूडेंट था और मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर दी फर्स्ट ईयर में। अब मेरा वो टीचर आकर मुझे बोलता है तेरे को जिंदगी में मैंने कॉलेज में तो देखा नहीं, तो कितनी पढ़ाई करता है, ऐसा लगता है तुझे देखकर तू बहुत पढ़ाई करता होगा। मैंने भी हाँ बोला, जबकि मैंने कभी बुक को हाथ भी नहीं लगाया होगा। आई एम फ्रॉम शिवाजी यूनिवर्सिटी, आई वॉज फ्रॉम शिवाजी यूनिवर्सिटी, कभी जिंदगी में बुक को हाथ नहीं लगाया, बस इंडेक्स देखकर जाता था मैं, तो भी हो गया और टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग गंदी थी और मैं लिखता बहुत ज्यादा था। हैंडराइटिंग तो तुमने देख ही ली होगी, अभी तुम्हें बताने की क्या जरूरत है। ये देखो, वो भी बेचारा मतलब ऐसे सोचता होगा सब डिसजॉइंट लिखते हैं, कुछ तो भी कर्सिव लिख रहा है, कुछ अच्छा लिखता होगा।
एक्टिव पैसिव, मेरा ग्रामर में एक्टिव पैसिव बहुत अच्छा था, बस वही करते रहता था मैं। ये वही सेंटेंस है, इसमें समझाया ही नहीं कि इसका मीनिंग क्या है। बोर्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज होगा? ये बोले दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट इट डिस्चार्जेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड। अरे भाई बता तो सही क्या है उसका मीनिंग। उसका मीनिंग ये है वो सिर्फ डेलीगेट कर देता है अपना काम और दूसरे काम में लग जाता है। मुकेश अंबानी तुमको लगता है क्या काउंटर पे जा जाके एक एक जियो का सिम बेचता है, 299 में मिल रहा है, ले ले 2 महीने की वैलिडिटी? नहीं, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी डेलीगेट। तुम लेकर आई हो क्या? मुकेश अंबानी से मिली हो? जियो यूज करती हो ना तुम? मुकेश अंबानी से मिली? क्यों नहीं मिली? स्ट्रैटेजी बनाई भाई ने, नहीं मिल के आई तुम, रिफंड मांगो उससे। बोल मैंने तो सोचा कि तुम करोगे ये काम, आपने ऐसे कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, छोड़ दी। झगड़ेंगे अपन, कोई बात नहीं, जब मिल जाए तब। फोर्सेस एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्सेस एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, स्ट्रेटेजी बनानी है ना। स्ट्रेटेजी कैसे बनती है जरा सोचो। स्ट्रेटेजी बनती है जब दिमाग में एक रहता है कीड़ा कि भाई अब तो कुछ भारी करना है, पर दिन भर के रूटीन काम तो चलते ही है। मेरी कंपनी चल रही है, चलो मेरे लेक्चर चल रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही है। स्ट्रेटेजी नहीं कैसे बनेगी? मेरे को ये सारी चीजें साइड में ऑपरेशनली चलते रहने देनी पड़ेगी, मुझे बैठना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अपना ऑब्जेक्टिव का असेसमेंट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू कीप ऑल अदर रूटीन वर्क असाइड, सिट एंड डिसाइड व्हाट वी वांट टू अचीव। Read this point. Strategic management provide a discipline that enable the board and senior manager to actually take a step back from day to day business. सारे के सारे day to day business activity को साइड में रखो और अब सोचो उसके बारे में। To think about the future of an organization. Without this discipline, the organization can become solely consumed with the working through the next issue or problem without consideration of larger picture. अगर तुम रोज की प्रॉब्लम में ही उलझे रह गए कि यार संडे आ गया, कपड़े धोना है, सैटरडे आ गया, मेस बंद है, खाना खा रहे, अगर तुम यही चीजों में डेली कंज्यूम रहोगे तो तुम आगे अपना बिगर पिक्चर नहीं देख सकते। यही बोल रहे हैं यहां पर तुम्हें ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना पड़ेगा और तुम क्या करोगे? सारी चीजें जो रूटीन की चल रही है उससे स्टेप बैक करना। स्टेप बैक मतलब छोड़ देना नहीं, कपड़े धोए बिना आ जाए वो नहीं चलेगा, या संडे को मैस नहीं है, सैटरडे को मैस नहीं है, खाना खाए बिना आ गए चलेगा, वो नहीं, वो तो करना ही है मैनेजमेंट। उसके अलावा बिगर पिक्चर को देखो और ज्यादा एफर्ट्स लो। तो स्ट्रेटजी ये बताती है तुम्हें योर ऑब्जेक्टिव्स असेसमेंट। समझ में आया क्या? अभी देखो जैसे लड़के लोग कैसे करते हैं मैनेज, नहीं धोते कपड़े, क्या फर्क पड़ेगा? सामने वाले को बदबू आ रही है ना, मुझे थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, मैं तो डीओ मार लूंगा, मैं यहां पे वो इत्र लगा के लगा दूंगा, ठीक है, या रुमाल या मोजे के नशे कर लेगा, जो भी मैंने तुमको बताया था वो चीज। इसका मतलब समझे क्या तुम? ये बोल रहा है कि जो भी एक्टिविटीज है उससे स्टेप बैक हो, पीछे आओ, शांत बैठो, सोचो कि क्या करना है तुमको। देखो लाइफ में फेलियर आते तो अपन ये करते हैं, अपन सबसे ज्यादा कब सोचते हैं? सुबह सुबह जब प्रेशर रिलीज करने जाते हैं तब शांत बैठते हैं, और नहाते टाइम एकदम शांत, एकदम अपने को, क्योंकि दिमाग में कुछ नहीं चल रहा रहता है उस समय, अपन बड़ी पिक्चर्स बनाते हैं। तो ये बोल रहे ऑर्गेनाइजेशन ने उस टाइम पे नहीं, हमेशा ऐसी बड़ी पिक्चर सोचना चाहिए, नहीं तो वो बेचारा उसके घर पे ना रहा है, वो बेचारा उसके घर पे ना रहा है, कैसे बनेंगे प्लान, स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी? तो मैनेजमेंट ने सारी चीजें साइड में रख के बड़ी पिक्चर के बारे में सोचना चाहिए। डिड यू गेट दिस? दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। तुम किस लिए बने हो, तुम्हें करना क्या है, उसका असेसमेंट करो। तो हमने 2 एडवांटेज देखे, कौन कौन से? पहला बोलो बे सर, दिखाओ ऊपर, ठीक है, डिस्चार्ज बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्चार्ज होती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। समझा क्या? पंखा चालू कर लो रे, इतनी गर्मी में कैसे बैठ लेते तुम? मेरे को ही गर्मी हो रही लगता है। तीसरा, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। अब तुम्हारी स्ट्रेटेजी अगर बन गई है तो प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनेगा। पहले तो सर फ्रेमवर्क का मीनिंग बताओ, क्या होता है बे फ्रेमवर्क? क्या होता है फ्रेमवर्क? हमने अकाउंटिंग फ्रेमवर्क वर्ड सुना है, सुना है? क्या होता है, क्यों है ये मनुष्य के जीवन में? ऐसे मत देखो मुझे, तुम्हें ही आंसर बताना है। क्या होता है फ्रेमवर्क? सर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होता है,
हाँ, उसमें से अकाउंटिंग हमें मालूम है क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है। हाँ तुम दारूड़ी बताओ। बेचारी बोलेगी मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, जबरदस्ती दारूड़ी बना दिया मेरे को। कोई बात नहीं, पियो। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन एंड अप्रोच, यू आर 80% टूवर्ड्स द आंसर, 80% तक पहुंच गए। बोलो। राइट एक गाइडलाइन, एक बाउंड्री, इसके बाहर नहीं जा सकते। सिस्टमेटिकली काम करना है, इसी के अंदर करना है। ये फ्रेमवर्क है, ये तुम्हारा मैक्सिमम अरीना है, इसके बाहर जाके काम नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजी तुमको यही बताता है। एक बार कोई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो गई ना, फॉर एग्जांपल कि नहीं अब हमें लाइफ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, हमें 11th भी खोलना है, हमें 12th भी खोलना है, तो अब प्रॉपर फ्रेमवर्क बन गया कि हाँ अब 11th को भी पढ़ाना है, 12th को भी पढ़ाना है, सीए को भी पढ़ाना है, सीएस को भी पढ़ाना है, सीएमए को भी पढ़ाना है, बीकॉम को भी पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है। अब ये बन गया है फ्रेमवर्क। अब इस दायरे में काम करना है। एक स्टूडेंट आया, स्टूडेंट आई, ठीक है, ये बोलती है भैया मुझको आप इंजीनियरिंग करवा दोगे क्या। क्या बोलेंगे आप, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे उसको। इसका मन अभी भी नहीं मान रहा, ये मना नहीं कर पा रहा। देखो मना करना पड़ेगा, इसलिए स्ट्रेटेजी बनाई है, इसलिए फ्रेमवर्क दिया है कि भाई तू बोलेगा विशाल सर अभी इतने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, चेहरा देखो ना इसका, इसको उदास करोगे आप इतनी प्यार से, लेकिन तुम भूल गए वो भैया बोल के गई है तुमको। पहली बात तो भैया बोला तो वो मान लो सीएमए की भी एडमिशन लेने आए तो तुम नहीं दोगे उसको, भैया बोल दिया गलती से तो भैया नहीं बोला, चलो उसने मानो, चलो देखो खूबसूरत है, बाल दोनों साइड है, टकली भी नहीं है। अब क्या करेगा तू बता, नहीं डिसाइड कर पा रहा हो क्या करोगे, सोच सोच। संस्कारी है, संस्कारी चाहिए थी। मतलब अपने फ्रेमवर्क, ये वाले पढ़ाई वाले फ्रेमवर्क में नहीं बैठ रही, बाकी संस्कारी है, मैंने तेरे लिए वो ठीक है वो बाहर चलेगा, लेकिन यहाँ बेचारे को, बेचारी को इंजीनियरिंग की एडमिशन नहीं मिले। क्यों, क्योंकि फ्रेमवर्क है भाई, स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहा है। वो तो मान गया, तू कब मानेगा, ये बोलो ठीक है सर नहीं आने दूंगा। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, ये एक ना गाइडलाइन बना के देता है कि भाई 11th को ग्रो करना है, 12th को ग्रो करना है, सीएमए को ग्रो करना है, सीएस को ग्रो करना है, सीए को ग्रो करना है, पर इन्हीं को ग्रो करना है, इंजीनियरिंग को नहीं कर सकते। फ्रेमवर्क दे दिया तेरे को, एक गाइडलाइन और एक बाउंड्री दे दी तेरे को। नाम क्या, अथर्व को गाइडलाइन दे दी कि खूबसूरत लड़की को देखकर पिघल मत ज्यादा, तो तेरे को एक फ्रेमवर्क मिल गया डिसीजन मेकिंग के लिए। समझा क्या, अथर्व सख्त नहीं है, पिघल जाता है बहुत जल्दी। स्ट्रेटेजी प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क विद इन विच स्टाफ कैन मेक डे टू डे ऑपरेशन डिसीजन एंड अंडरस्टैंड। देखो तुम स्टाफ हो, तुम डे टू डे ऑपरेशन डिसीजन ले सकते हो। क्या था, इंजीनियरिंग की बंदी आ गई अथर्व को देखने के लिए, वो बोलती है अथर्व से ही मेरे को इंजीनियरिंग पढ़ना है, लेकिन अथर्व तुमको डे टू डे ऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क दिया गया, इसके बाहर नहीं जाना है। तो बोलेगा सर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेता हूं उसकी, नहीं नहीं लेना। That those direction all are moving in single direction। हर कोई स्ट्रेटजी के लिए, अगर अपन सब ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई है तो अथर्व को भी वो स्ट्रेटजी माननी पड़ेगी, क्योंकि ये अपना फ्रेमवर्क है, ये अपना दायरा है, इसको क्रॉस करके नहीं जा सकते। तो स्ट्रेटजी, सर ये एडवांटेज कैसे हुआ, तुम्हारी स्ट्रेटजी तुम्हें पहले ही बता दी थी क्या तुम्हारी लिमिटेशन है, इसके बाहर नहीं जा सकते, इसके विद इन जो करना है करो, कन्वर्ट करो उसे सीएमए करने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ कर, दैट इज विद इन फ्रेमवर्क। तू देख लॉ में लूप होल बनाना बहुत आसान है, इस लड़की को अंदर नहीं आने देना ये मनाही नहीं थी, इंजीनियरिंग नहीं करवाना है ये मना था, इसको कन्वर्ट करो ना एज सच इट सेट अ फ्रेमवर्क एंड क्लियर बाउंड्रीज। देखो clear framework and clear boundary within which decision can be made. The cumulative effect of this decision, which can add up to the thousands over a year, have a significant impact on the success of organization। वो बोल रहा है आज अथर्व ने कॉम्प्रोमाइज किया अपने जीवन में, सिमिलरली तूने किया, मयूरेश ने किया, वो भाई ने किया, तुम दोनों ने किया, क्यूमुलेटिवली इफेक्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। नहीं अगर तुम्हें फ्रेमवर्क दिया होता तो
तू इंजीनियरिंग पढ़ाता, वो होम साइंस पढ़ाती, ये बीकॉम पढ़ा रहा होता, ठीक है, कोई 11th-12th की क्लास वो केजी के बच्चों को पढ़ा लेता, ठीक है, क्योंकि केजी के लड़के की बहन बहुत अच्छी दिख रही तो चलो केजी पढ़ा लेते हैं, ये सारी चीजें हो जाती। तो फ्रेमवर्क देना जरूरी था तुम्हें। वसुंधरा समझा? समझा? पक्का? ठीक है। फ्रेमवर्क से क्या होता है, हर कोई एक ही डायरेक्शन में जाता है। फ्रेमवर्क मतलब बाउंड्री, इसके बाहर नहीं जाने का। ये पॉइंट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेके चलना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइड था, ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑपरेशनली स्पेसिफिक था। ऑपरेशन मैनेजमेंट सिर्फ एक ही ऑपरेशंस को देखता था और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ देख के चलता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 डिपार्टमेंट इन वी स्मार्ट। वी स्मार्ट में गए हो तुम, ये दरवाजे से एंट्री मारी, यहां 2 डिपार्टमेंट, दरवाजा खुल गया, ये खुला हुआ दरवाजा है, ठीक है। यहां पर अपना रिसेप्शन बैठा रहता है, मालूम है तुमको, यहां पर फैकल्टीज बैठी रहती है, यहां स्टाफ है, और इधर अंदर कोपचे में वर्चुअल टीम बैठी रहती है, ठीक है। वर्चुअल टीम का भी स्टाफ है। अब उनके पास ना डिफिकल्ट काम भी रहते हैं, इजी काम भी रहते हैं। कई बार सिंपल काम कैसे रहते हैं, हार्ड डिस्क निकालो और वहां पे सर्वर पे ले जाके अपलोड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये स्टाफ की, वर्चुअल के स्टाफ की शॉर्टेज है और ये वाला स्टाफ बहुत ज्यादा हो गया, क्या करना चाहिए मुझे बताओ तुम? ट्रांसफर करना चाहिए यहां से उठा के यहाँ पे बेसिक काम के लिए, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या बोलता है, तू नहीं कर सकता ट्रांसफर, तुझे अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचना है और इसको ग्रो करवाना है। यहाँ के ये जो है, यहाँ का जो हेड है ना, ये बोलेगा नहीं मैं बंदा नहीं भेजूंगा, मुझे मेरे डिपार्टमेंट को थोड़ा भी हैम्पर नहीं होने देना है। सिमिलरली वर्चुअल में, वर्चुअल वाले को हैम्पर हो रहा है, तुम देखोगे वर्चुअल नीचे जा रहा है, ये बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये ओके परफॉर्म कर रहा है, लेट्स से बेटर भी नहीं, एवरेज परफॉर्म, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फुलफिल कर रहा है। लेकिन तुम अगर ऑर्गेनाइजेशन वाइड देखोगे तो कहीं ऑर्गेनाइजेशन में नुकसान हो रहा है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव रखता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट सिर्फ ऑपरेशंस को देखता है। कल करके मैंने तुमको एक रोल डेलीगेट कर दिया कि हाँ तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। अब क्या होगा, सामने वाला, चलो वो भी छोड़ो, रेस देखिए अपन ने, रेस कोई देखिए, रेस मूवी नहीं, कोई एक ऐड आती है पान बार की, पान बार या कुछ, जिसमें एक बंदा घोड़े पर रेस कर रहे रहते हैं, दूसरा बंदा घोड़े से गिर रहा रहता है तो वो उसको हाथ देके उठा लेता है, ठीक है। कितना अच्छा लगता है ना देखने में। पर जरा सोचो, रेस तुमको भी जीतनी है, वो बंदा हार रहा है, तुम क्या करोगे ऐसे टाइम पे बताओ? सच्ची बोलो, अपना भागोगे कि नहीं? तो ऑपरेशन मैनेजमेंट यही बोलता है, तुम अपना देखो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सुपीरियर बनाओ। हर कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन, अपने अपने ऑपरेशन को सुपीरियर बनाओ। हर एक को बोला जाता है, एचआर को भी बोला जाता है, प्रोडक्शन को भी बोला जाता है। लेकिन अगर एक भी ऑपरेशन डैमेज हो गया, हैम्पर हो गया, उससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट होता है। ऑल्दो वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का हेड है, समझो ये एचआर का हेड है, ये प्रोडक्शन हेड है और ये अकाउंटिंग हेड है, इसका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है तो इसके लिए अच्छा हुआ। वो तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड अगर ये दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे तो ऑर्गेनाइजेशन तो गिर रही है ना। तो स्ट्रेटेजी के अंदर तुम्हें पूरा ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ता है। डिड यू गेट दिस पार्ट? एड्रेसिंग ऑपरेशनल इशू रेयरली लुक एट द होल ऑर्गेनाइजेशन, यही बोल रहे हैं। देखो ऑपरेशनल इशू अगर तुम देखोगे तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर छूट जाएगी। एंड द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ वेरिंग कंपोनेंट्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेक एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, अंडरलाइन कर लूंगा मैं, तुम लोग बाद में कर लेना। एंड लुक एट ऑल कंपोनेंट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। सो हियर वी लुक एट द इंटर रिलेशनशिप। अगर एक भी तुम्हारी फैमिली में देखो, अगर कोई बीमार है तो उसके बदले का काम दूसरा बंदा कर देता है, पर वही ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई अपना प्रॉफिट, अपना सेक्टर देखता है। लेकिन घर पे वैसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते अपन, पर जैसे हेल्पिंग नेचर रहता है ना ऑर्गेनाइजेशन वाइड, वैसा होना चाहिए। स्ट्रैटेजी ऐसी बनती है। लुक एट all the components and their interrelationship between those components in order to develop a strategy that is optimal for whole organization and not the single component। क्या ये चीज समझ में आई? In this point provides the organizational perspective। इसके अंदर क्या लिखना? Operational issues are not given much relevance as compared to the ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। अपनी लैंग्वेज में लिखना कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे इतना एम्फोसिस नहीं रहता, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट पे ध्यान रहता है। समझा?
चार कौन कौन से चीजें पढ़ चुके अपन? पहला, डिस्चार्ज बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, फोर्सेस ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, मतलब शांत बैठो, सोचो तुम्हें फ्यूचर में क्या चाहिए। तीसरा, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क। चौथा, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। पांचवा, सपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड बाइंस। सपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड बाइंस का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया नाउ आवर स्ट्रेटजी इज कॉस्ट कटिंग। क्या स्ट्रेटजी है? मार्केट में ग्रो करना है, प्रोडक्ट सस्ते में बेचते हैं, इसलिए कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कल करके बेचारा अथर्व आया ऑफिस के अंदर, अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, अथर्व ऑफिस में आया और जा रहा है उस तरफ। उस तरफ किस तरफ? कॉफी मशीन की तरफ। और उसने देखा कॉफी मशीन गायब हो गई। अब क्या करेगा? चिड़चिड़ चालू तेरी, ये कैसी भिखारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं मैं, कॉफी नहीं दे सकती, ये क्या बात हुई, छोड़ रहा हूं मैं, रिजाइन कर रहा हूं, ये वो 100 चीजें बोलेगा। उसी तरीके से अगर मैं कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लूंगा, उसका सब पे कोई ना कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी आने वाला है। सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग एंड बाइन का मतलब क्या है? अगर तुम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना दोगे और उसको कम्युनिकेट करोगे तो तुम्हारा स्टाफ तुम्हें तो ही सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम बोलोगे यार वी आर रनिंग अ प्रोडक्शन यूनिट, पर मुझे लगता है वी आर गेटिंग इनटू लॉसेस, मैं कंपनी बंद नहीं करना चाहता, रादर आई एम डूइंग कॉस्ट कटिंग। मैं ये कॉफी मशीन बंद कर रहा हूं, 6 बजे के बाद लाइट भी तुम्हें बंद करनी पड़ेगी, दिन भर एसी नहीं चालू करना। तुम लोग मान जाओगे क्योंकि तुम्हें समझ रहा है सामने वाला मजबूरी में। तो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तुम डिसीजन लोगे, अगर उसका सपोर्ट रहा और बाइंस, बाइंस का मतलब प्रॉपरली सर्कुलेट हुआ वो डिसीजन, तो ही तुम्हें उसका एडवांटेज मिलेगा। द थिंग इज कम्युनिकेशन। तुम अगर मान लो कॉफी मशीन वहां से हटा दोगे सीधा, एम्प्लॉय झगड़ा करना चालू कर देंगे। लेकिन अगर तुम उसको प्यार से बोलोगे दैट आवर कंपनी सफरिंग सम लॉसेस, फॉर टाइम बीइंग वी वांट टू कर्टेल सम ऑफ द कॉस्ट इनकरिंग एक्टिविटीज, अगर प्यार से बोलोगे, तुम्हें बोलो, मानोगे या नहीं मानोगे? अभी जैसे उसको प्यार से बोल देती तो मान जाता है ना? जैसे बोल रहा हूं, हाँ, प्यार से बोलेगी तो मान जाता है ना तू, और वही गुस्से में बोला तो तू उसको 2 बातें और सुनाता होगा। सत्य है ये तो वही बोल रहा है, सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग एंड बाइंस कब होता है? जब प्रॉपरली तुम्हारी स्ट्रेटेजी तुम सामने वाले को समझाते हो। विल रीड दिस पॉइंट। Allowing the board and staff participation in the strategic decision enable them to better understand the direction, why that direction was chosen and associated benefit। यानी कि अगर तुम उनको इन्वॉल्वमेंट रखोगे, उनसे प्रॉपरली कम्युनिकेट करोगे, तो उनको समझ में आएगा कि तुमने एक्शन क्यों लिया। ठीक है, अभी तुमको बताता हूं कॉस्ट कटिंग के नाम पे कंपनीज करती क्या है। क्या लगता है तुम्हें कंपनीज क्या करती होगी कॉस्ट कटिंग के नाम पे? सबसे पहले एक कंसल्टेंट को हायर करते हैं जिसकी फीस ही कम से कम 10 लाख रुपए रहती है। ठीक है, छोटे मोटे को नहीं हायर करते, बड़े कंसल्टेंट को हायर करते हैं 20 लाख। कंसल्टेंट मस्त रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट में क्या क्या लिखता है मैं बताता हूं तुम्हें, मैंने देखी है, बनाई है रिपोर्ट, 20 लाख लूटे हमने भी। उसके अंदर लिखा जाता है ये सारे एग्जाम्पल, 6 बजे के बाद लाइट चालू नहीं होगी, लाइट चालू नहीं होगी, काम तुम्हें करना है लेकिन लाइट बंद रहेगी, करो लैपटॉप पे, लैपटॉप की लाइट में देख के करो। ठीक है, टॉयलेट पेपर गायब हो जाएंगे, पूछो जिससे पूछना है, फाइनेंशियल से पूछो, जो करना है तुम्हें करो, ये टॉयलेट पेपर गायब। इसके बाद कॉफी, सबसे पहला तो शिकार उनका कॉफी मशीन पे ही रहता है, कॉफी मशीन गायब हो गई। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय जो एचआर को पैसा दिया जाता है ना बलून्स वलून्स लगाने के लिए, वो गायब। क्यूमुलेटिवली साल भर का जब इफेक्ट निकालते हैं तो उसका इंपैक्ट ही 6 से 7 लाख रुपए सेविंग रहती है और 10 लाख रुपए फीस या 20 लाख रुपए फीस दे दी रहती है। हमेशा नुकसान होता है कंपनी का। फीस देते हैं 20 लाख रुपए सेविंग के लिए और सेविंग होती है तुम्हारी 5-6 लाख। काय की सेविंग हो गई बे? पर करते हैं, मन में आता है करते हैं, अच्छा लग रहा है करते हैं, कॉस्ट सेविंग के नाम पे चल रहा है। ठीक है, फिर बहुत सारे इनके रहते हैं, मतलब ऐसे कुछ कुछ तो बहुत ही ज्यादा फनी रहते हैं कि हाँ पेपर का ये वाला साइड यूज करना, वो वाला साइड यूज करना, ये तो ठीक है, लेकिन हाँ जो बची हुई जगह है ना तुम्हारे कैलकुलेशन उस पर करना। तुम्हें अगर पेपर की शीट्स चाहिए तो उसके लिए तुम्हें प्रॉपर एक रिक्वेस्ट रहती है, इसके अंदर लैपटॉप के अंदर रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, तभी तुम्हें एक सिंगल शीट ऑफ पेपर मिलेगी। राइट, ऐसा करवाते हैं वो। सब इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद मैनेजमेंट बोलते हैं चल ठीक है लगा दे कॉफी मशीन, चल कर दे चालू लाइट। लाइट किससे बंद करवाते वो? वॉचमैन से। वॉचमैन लाइट बंद करके चले जाता है, एम्प्लॉय 5 मिनट बाद जाके चालू कर देता है, वॉचमैन फिर आता है बंद करता है, ये फिर चालू करते हैं, काहे की कॉस्ट सेविंग हो रही है।
प्रॉपरली तुम कितना भी सर्कुलेट करो अपने डिसीजन को, बताओ भाई हम इंडियंस है, हम नहीं सुनेंगे, हम सुधरे, हम 70 साल से नहीं सुधरे, तो फिरंगी आकर हमको बोलेगा कि पेपर मत यूज करो, हम सुनेंगे क्या? नहीं सुने, हम हमारे प्रधानमंत्री की नहीं सुनते, तू कौन होता है बे? सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग एंड बायंस मतलब प्रॉपर पार्टिसिपेशन। इसमें लास्ट लाइन बहुत फनी है, अच्छी है। फॉर सम पीपल सिंपली नोइंग इज इनफ। तो क्या बोल रहा है, कई लोगों को ना कुछ समझ में नहीं आता, उनको सिर्फ बोल दो काफी है। वॉचमैन को कॉस्ट कटिंग के बारे में क्या समझेगा, उसको बोल बटन बंद कर दिया कर, उतना काफी है उसके लिए। ये बोला, फॉर सम पीपल सिंपली नोइंग इज इनफ, फॉर मेनी पीपल टू गेन देयर फुल सपोर्ट रिक्वायर देम टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग होते हैं जिनको नाही, हे कशाला केला तुम्ही, आता आम्हाला सांगा, आम्ही पुढे जाणार नाही याशिवाय, पूरा डिटेल में पूछेंगे तुमसे, और जब तक तुम उनको सेटिस्फाई नहीं करोगे तब तक वो दिमाग खाते रहेंगे। हो हे म्हणजे असं नाही, आम्ही तर आता अशी पद्धत बघितली नाही कुठे, है कंपनी में से जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहते ना, नहीं सुनते बिल्कुल भी। मैंने इंटरनेशनल एमएनसीज में ऐसा कल्चर देखा है, दोनों देखे हैं। कई लोगों को तो सिर्फ बोल दो हाँ 7 बजे लाइट बंद करना, बोलता हाँ ठीक है कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वाले को बोला पेपर नहीं यूज करना, कशाला, बस वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं उसके। तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस में लेना है ना, तो ये करना पड़ता है भाई, अपने को उनको प्रॉपरली गियर में लेना पड़ता है, मतलब बॉटल में उतारना पड़ता है। लास्ट इज एनेबल मेजर ऑफ प्रोग्रेस। भाई स्ट्रेटजी बनेगी तभी तुम तुम्हारी प्रोग्रेस को मेजर कर सकोगे। सो इट इज अ मेजरिंग यूनिट। जैसे कि अगर तुमने एक लाइन मारी, लाइन मारी मतलब स्केल से लाइन मारी, उसको नापने के लिए क्या यूज करते हो, रूलर यूज करते हो तुम। तो ये वही बोल रहे हैं, जैसे रूलर यूज करते हो किसी चीज को मेजर करने के लिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ प्रोग्रेस। कितनी प्रोग्रेस हो रही है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन से ही पता चलेगा। डिड यू गेट दिस? रीड करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फोर्सेस एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेट ऑब्जेक्टिव एंड मेजर देयर सक्सेस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तुमको पहले तो फोर्स करता है कि एक ऑब्जेक्टिव सेट कर और उसको मेजर करते रहे। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हें काइजन पता है क्या? काइजन टेक्निक, काइजन सुना है कहीं? हाँ, क्या था उसके अंदर? उसके अंदर जितने भी इनइफेक्टिव पार्ट्स हैं, जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है या तुम्हारे रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, उसको कट करते जाओ। मतलब पहले अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने से बेटर इनएफिशिएंसी को खत्म करते जाओ। काइजन टेक्निक, वो भी थोड़ा थोड़ा मार्जिनल अमाउंट से। तो ये अपना स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि यस वी वांट टू ग्रो एंड बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये भाई अपनी स्ट्रेटेजी हो गई। इसको मेजर करने के लिए तुम काइजन टेक्निक भी यूज कर सकते हो। दैट मीन्स इफ यू वांट टू सक्सीड एंड यू वॉन्ट टू मेजर द प्रोग्रेस, पहले तू बता तेरे को कहां तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर गोल, दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, ये अपना गोल है। भाई गोल कैसे सेट होगा? जब तक तू स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा। तू यहां तक पहुंच गया, कैसे मेजर करेगा कि तू सक्सेस है या फेलियर है? पहले तुझे तेरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ना। व्हेन यू मेक योर स्ट्रेटजी यू विल बी एबल टू मेजर द प्रोग्रेस। माई स्ट्रेटजी इज आई वॉन्ट टू रिच फ्रॉम 0 to 100, आई एम इन द मिड वे। अरे भाई तू स्ट्रेटजी बना तो सही, तेरे को यहां तक पहुंचना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेजर द प्रोग्रेस। चलो अब 6 रीजन अपन ने पढ़े, देखते हैं कितने याद होते हैं। पहला, वो तो रट गया, डिस्चार्ज बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। तीसरा, फ्रेमवर्क। चौथा, सपोर्ट्स एंड बायंस। पांचवा, इट इज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव, वो था तीसरा ही पॉइंट था, ठीक है। हाँ, पांचवा हो गया। छठा, मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस, एनेबल मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस। लिख लो 5 बुलेट फटाक से। हाउ मच टाइम वी आर लेफ्ट विथ?